जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी। ये सबसे पहला टॉपिक है फार्माकोलॉजी के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर फार्माकोलॉजी के अंदर क्या है, मेनली फार्माकोलॉजी का क्या मतलब है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो इसके अंदर हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। तो देखते हैं क्या है। वो कहते हैं जी जस्ट से नो टू ड्रग्स, मतलब ऑब्वियसली फार्माकोलॉजी है तो स्टडी ऑफ ड्रग्स है, तो इसके अंदर ये है कि हमने ड्रग्स को हेलोए करना है। अच्छा जी, ड्रग्स के अंदर ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करती हैं और बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है, उसके बाद और मतलब जितनी भी ड्रग्स हैं उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। एक नीचे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट्स न्यू इन फार्माकोलॉजी। व्हाट्स न्यू इन फार्माकोलॉजी, इसका मतलब यह है कि आजकल जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं ड्रग्स के ऊपर, वो सब कुछ क्या है, न्यू है इन फार्माकोलॉजी के अंदर। वैसे तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना वायरस, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में जो आजकल काफ़ी सारी र्यूमर्स हैं कि वैक्सीनेशन आ जाएगी, मतलब कोई कहता है 18 माह में आ जाएगी, कोई 2 साल लग जाएंगे, कोई 3 साल लग जाएंगे, कोई कहता हो सकता है जी अगले माह ही अमेरिका वगैरह निकाल दें। लेकिन एज सच इस पे कोई मतलब कोई अथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी रिसर्च जो न्यू ड्रग के बारे में की जाती है उसको यही बोलते हैं वर्ड्स, मतलब न्यू इन फार्माकोलॉजी। अब आ जाता है फार्माकोलॉजी, इसकी बेसिक्स सी डेफिनेशन मैंने ऐड की हुई है। वो कहता है जी ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन जिसके अंदर हम लोग यूजेस, उसके फैक्ट्स और मोड्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, किसके, ड्रग के। अब वो कहता है जी जनरल फार्माकोलॉजी इन्वॉल्व किसके गिर्द होती है। वो कहता है जी ऐसे एस्पेक्ट्स, ड्रग ली कहाँ से जाती है, किस तरह एडमिनिस्टर की जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसके जो बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट्स, और एट लास्ट के उसकी एक्सक्रीशन जो हो जाती है बॉडी से, इस सारी चीज़ों का कम्बिनेशन किसको बोलते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी को बोलते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, जब डेफिनेशन आ जाए तो इसका मतलब यह है कि जो प्रॉपर एक सीक्वेंस लिखा होता है ना डेफिनेशन का, उसी को ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे भी यही है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द यूजेज, इफेक्ट्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। हाँ, आप लोग अपनी मतलब अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हो, लेकिन मतलब यही हो जो ये लिखा हुआ है। अब वो कहता है जी साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है। साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाती है एक बड़ा ना साइकिल सा बना हुआ, आप देख सकते हैं। फार्माकोग्नोसी है, काइनेटिक्स है, डायनामिक्स है, थेराप्यूटिक्स है, टॉक्सिकोलॉजी है। अच्छा बच्चों, फार्माकोग्नोसी आ जाती है। फार्माकोग्नोसी को ऐड करना इसलिए भी जरूरी था कि सोर्सेज ऑफ ड्रग, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ ड्रग, की ड्रग्स मतलब कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, कहाँ से लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे दो मेन सोर्सेज हैं जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं, एक तो हमारे एनिमल्स और एक तो प्लांट्स। और प्लांट्स इज द बिग सोर्स ऑफ, मतलब जहाँ से हम लोग ड्रग्स हासिल करते हैं। यह आ गया। उसके बाद हमें पता चल गया, हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा कि ड्रग्स कहाँ से ली जाती हैं। सारी हर्बल्स और ये जो दूसरी मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं, वो फार्माकोग्नोसी के अंदर लाई करती हैं। फिर आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये है जी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, दिस इज द मेन थिंग। बच्चों हमेशा ही याद रखिएगा, काइनेटिक्स और डायनामिक्स फार्माकोलॉजी की बेसिक शाखें हैं। हमें इतना होना चाहिए यार, कोई हमें पूछ लेता अच्छा फार्माकोलॉजी क्या है, हम पढ़ के आए हैं, तो हमें पता होना चाहिए यार काइनेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। ठीक है, काइनेटिक्स क्या है जी, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, और डायनामिक्स क्या है, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। मैं आगे आप चल कर आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे आ जाता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स और टॉक्सिकोलॉजी। ऑब्वियसली थेरेप्यूटिक्स के अंदर हम लोग वेलनेस ऑफ, मतलब थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स पढ़ रहे हैं, और टॉक्सिकोलॉजी ऑब्वियसली जो टॉक्सिसिटी है, जो ड्रग से टॉक्सिसिटी है, एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी, उसको भी अगर थोड़ा बहुत कह लें डिस्कस कर लेंगे। एंड देन फिर आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स वही बताया जो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो इसको बोलते हैं ADME। मतलब इसके अंदर 4 मेन चीजें हैं, अब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मतलब ड्रग बॉडी के अंदर गई है, बॉडी ने उसको अब्सॉर्ब किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको मेटाबोलाइज करवाया जहां जहां करा सकती थी, और उसके बाद जो बाकी ड्रग बची उसको उसने एक्सक्रीट करवा दिया। दिस इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। बाकी हम लोग इंशाल्लाह जब लेक्चर्स लेंगे क्लास में तो इसको मैं और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड देन आ जाता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स के ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, मतलब ड्रग बॉडी के अंदर गई है तो उसका मोड ऑफ क्या है, एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से वो आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, मतलब कौन से रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, बड़े रिसेप्टर, छोटे रिसेप्टर्स, और कहाँ पे ब्लॉकेज चल रही है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सो देयर इज अ मेन डिफरेंस, मतलब काइनेटिक्स बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, और डायनामिक्स
मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है। अब आ जाता है फार्माकोथेरेपेटिक्स, तो यही है बेनिफिशियल एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। और उसके बाद आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी, तो वही नेगेटिव स्टडी ऑफ ड्रग्स, मतलब कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने टॉक्सिकोलॉजी तक पढ़ लिया। उसके बाद आ जाता है टर्मिनोलॉजीज फॉर पेशेंट। सबसे पहले आ जाती है ड्रग। ड्रग की एक सिंपल सी डेफिनेशन करनी है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ऐसा फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो प्रोड्यूस करता है अपने बायोलॉजिकल इफेक्ट। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के अंदर आ जाता है एडवर्स इफेक्ट भी आ जाता है और उसके बेनिफिशियल इफेक्ट भी आ जाते हैं। फिर आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होती है, जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी ड्रग। पहले हमें बताना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है। प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं डॉक्टर के उस नुस्खे को जो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर ने लिखी हो। मतलब कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर होगा, जिसको एक उसका पीएमडीसी का नंबर मिला होगा, वो डॉक्टर लिख सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है जी, मतलब कोई भी ऐसे ही, मतलब हम लोग यहाँ मोहल्लों में क्लिनिक्स खोले हैं, हर बंदा मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, हत्ता कि मतलब किसी को ये भी नहीं पता कि वो डॉक्टर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल्स है ना, जो आजकल यहाँ हमारे मोहल्लों में भी चलती है। फिर उसके बाद आ जाता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ओटीसी ड्रग्स क्या होती हैं। सबसे पहले आ गया ओटीसी ड्रग्स क्या होती हैं। वो कहता है जी ओटीसी ड्रग्स को बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो सेफ होती हैं, जिसके अंदर ओटीसी ड्रग्स के अंदर आ जाती हैं एसिटामाइनोफेन आ जाती है, हमारे एनसेड्स आ जाते हैं, या एस्पिरिन वगैरह आ जाती है। लेकिन क्या है आजकल पाकिस्तान में क्या हालात है, आप किसी फार्मेसी पे चले जाओ, आपको चाहे कोई रिक्रिएशनल ड्रग चाहिए या कुछ भी हो, आप कहोगे ना नींद नहीं आ रही, तो वो आपको एक गोली उठा के देगा, जी खा के सो, वो सुकून ना नींद आएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत गलत प्रैक्टिस है हमारे और बाहर के मुल्कों में। सिर्फ और सिर्फ ये ओटीसी ड्रग्स हैं जो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको दी जा सकती हैं, वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो किसी भी फार्मेसी पे जाके आप उसको बता सकते हो मुझे रात सारी नींद नहीं आती, वो चाहे आपको एक पत्ता भी पकड़ा देगा। उसके बाद आ जाता है रिक्रिएशनल ड्रग्स। बच्चों, ऐसी चीज़ें जो अपने वो मेंटल हेल्थ वेलनेस के लिए यूज़ की जाए। मतलब हम कहते हैं जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा कॉमन सा फैक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें रात, मतलब हम लोग किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, तो हमें कुछ भी नहीं होगा ना, तो हम अपनी बीमारी बताने के बाद कहेंगे जी रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर डॉक्टर कहता है अच्छा, डॉक्टर साइकी समझ जाता है, वो जाते हुए आके ना नीचे आपको कोई ना कोई रिलैक्सेंट लिख देता है। ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक लेना स्टार्ट कर देते हैं उसको, मतलब आप लोग रात को, वो कहता है जी रात को सोते वक्त ले लें। अब हमारे यहाँ पे घरों में भी ऐसा ही होता है। वो मतलब रात को माँ जी बोल दें कि यार मुझे नींद नहीं आती है, आप उनको एक, आप कहते हो जी, मतलब मेरी तो ये प्रैक्टिस है कि कभी ये वाली जो रिलैक्सेंट ड्रग्स है ना, कभी किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए और ना देनी चाहिए। नींद ऐसी चीज़ है कि कहीं भी आ सकती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि हमारे बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आप कह दो जी अच्छा जी ये एक गोली ले लो, आप उनको लो डोज से शुरू करवाओगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कहते जाएंगे जी, वो 10 दिन खाएंगे, 15 दिन खाएंगे, नहीं जी अब तो इससे भी नींद नहीं आती है। फिर आपको उनको आप कहें जी 0.25 ले रहे थे तो जी 0.5 एल्प ले लो जी, कोई नहीं। लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसका कोई थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस ये जी कि हमारे माइंड की बात है जी, नींद नहीं आ रही है हमें, तो बस मतलब रिलैक्स होना है, हमें सोना है, तो हमें जी मतलब कोई दे दें जी सोने के लिए, कोई गोली मिल जाए, ताकि हम, चाहे उसे नींद आती है कि नहीं आती, वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है कि नहीं आती, बस एक साइकोलॉजिकली है ना कि हम लोगों ने वो ले लिया तो अच्छा जी हूँ नींदर आ जाएगी, हूँ सुकून हो जाएगा। फिर आ जाता है जी ड्रग डिपेंडेंसी और ड्रग टॉलरेंस। पहले आपसे बात कर रहा था उसी के बारे में। उसी चीज़ को बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंसी, जो हमारी बॉडी फिजिकल नीड और एडिक्शन हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम लोग मतलब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं किसी को 0.25 एल्प, ठीक हो गया, वो 15 दिन खाता है, डॉक्टर कहता है 15 दिन बाद मेरे पास दोबारा आना। वो 15 दिन जाने के बाद डॉक्टर कहता है डॉक्टर साहब मुझे ना अब नींद नहीं आ रही इससे। डॉक्टर कहता है अच्छा, वो आपको 0.5 लिख देगा। अब महीना उसके ऊपर भी चल लेते हो, फिर महीना चलने के बाद उसके बाद फिर जाते हो, फिर वो कहता है डॉक्टर साहब अब भी मुझे नींद नहीं आ रही, देन वो आपको 1 mg लिख देता। ठीक हो गया। इसी को बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंसी और इसी को बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस क्या, आपको 0.25 अब आपकी बॉडी के अंदर टॉलरेट नहीं कर रही, फिर आप क्या करते हो, आप डॉक्टर को कहते हो जी मुझे इससे ज़्यादा अमाउंट लिख दो। आप पढ़ सकते हो, वो कहता है जी अ स्टेट विच एन in which an organism no longer respond to a drug at the same concentration and higher dose is required to get same effect।
सो हमें क्या होता है, हमें 0.25 से 0.5 पे जंप करना पड़ता है, 5 से फिर हम 1 mg पे जंप करते हैं। ऐसा जिसी तरह ही है, हम लोग 250 mg अगर किसी सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेते रहते हैं हमें इफेक्ट नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग छोटे होते थे 250 खा रहे थे इसका, और अब यह है कि हमारी बॉडी उस 250 को रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो ऑटोमेटिकली हमें 500 या 1 ग्राम पे स्विच करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंसी। बॉडी हमारी ड्रग के ऊपर जो डिपेंड करती है उसको ड्रग डिपेंडेंसी कहते हैं। और ड्रग टॉलरेंस के ड्रग उस सेम कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर रही, तो हमें उसके लिए डोज बढ़ानी पड़ेगी। अब आ जाता है एफिकेसी। एफिकेसी द मेन थिंग कि मतलब कि हमारे ड्रग के जो इफ़ेक्ट्स हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स के, हाँ जी, ड्रग खाने से मेरा गला अगर ठीक हो रहा तो इसका मतलब है कि एफिकेसी इस ड्रग की मस्ट है, अच्छी है। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब है अगर मेरा उस ड्रग खाने से गला नहीं ठीक हो रहा तो इसका मतलब है इसकी एफिकेसी उस तरह नहीं है और उसके इंटेंडेड रिजल्ट उस तरह नहीं है जिस तरह के मुझे आने चाहिए या जिस तरह का मेरा गला ठीक होना चाहिए। अच्छा बच्चों, एफिकेसी के बाद आ जाती हैं ड्रग नोमेनक्लेचर। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी एक असाइनमेंट भी मैं देता हूँ, लेकिन वो तो ऑब्वियसली जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। तो इसके अंदर वो कहता है जी ड्रग नोमेनक्लेचर 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रग नोमेनक्लेचर के अंदर ड्रग के नेम्स आ जाते हैं, उसका केमिकल नेम, उसका जेनेरिक नेम और उसके बाद उसका ट्रेड और ब्रांड नेम। केमिकल नेम वो है जो उसके केमिकल और एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूले से ड्राइव किया होता है, ठीक है। जब ये ड्राइव कर लिया जाता है उसके बाद फिर उसी केमिकल नेम से आगे उसका जेनेरिक नेम ड्राइव किया जाता है। क्लास जेनेरिक नेम वो है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है उस ड्रग का, केमिकल और जेनेरिक। फिर आ जाता है ब्रांड, और ब्रांड वो नेम है जो डिफरेंस होते हैं। जेनेरिक नेम्स के अंदर आप चले जाते हो, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ जेनेरिक नेम, मोक्सीफ्लॉक्सासिन इज अ जेनेरिक नेम। उसके बाद अगर आप आ जाते हो डिफरेंट ड्रग्स और डिस्कस कर लेते हैं, तो जैसे सेफ्ट्राक्सोन आ जाता है, वो जेनेरिक नेम है। लेकिन अब ब्रांड नेम क्या है, तो सेफ्ट्राक्सोन के अंदर जो डिफरेंट ब्रांड नेम आ जाते हैं, रोसेफेन उसका, ऑक्सीडेल उसका, दीज आर द ब्रांड और ट्रेड नेम्स। जो कंपनियां उनको नेम देती हैं उनको ब्रांड नेम कहते हैं, और जो जेनेरिक है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही यूज होता है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स चेक कर लें। केमिकल नेम है तो एसिटामाइनोफेन उसका केमिकल नेम है, जेनेरिक पैरासीटामोल है, और ट्रेड नेम उसका पैनाडोल है। उसी तरह ही केमिकल नेम के अंदर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है तो जेनेरिक नेम इसका एस्पिरिन है और ट्रेड नेम इसका डिस्परिन है। एस्पिरिन आजकल क्या कहते हैं एक और ट्रेड नेम से आती है, काफ़ी कॉमन भी है, आपको पता होगा, लोप्रिन के नाम से आती है, कॉटी टैबलेट्स होती हैं वो। उसके बाद आ जाता है जी ड्रग क्लासिफिकेशन। वो कहता है जी 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है जिनके ड्रग की, एक होती है फार्माकोलॉजिकल और एक होती है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक आ जाती है उसके यूजेस के ऊपर, और फार्माकोलॉजिकल होती है जो ड्रग सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके और सिमिलर मेकअप है, और एक ही क्लास की 2 डिफरेंट ड्रग्स हैं लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन सेम है, उनको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें देख सकते हो बीटा ब्लॉकर इनकी क्लास है, लेकिन ड्रग्स कौन सी हैं, एटिनोलोल और प्रोपेनोलोल है। ड्रग्स इसी क्लास की हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन और हर चीज़ सेम है। अब वो थेरापेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है, वो कहता है जी इसके अंदर सिमिलर इफेक्ट सेम है लेकिन मे नॉट हैव सिमिलर केमिकल मेकअप। मतलब लेकिन क्या है वो बताता जी, एग्जाम्पल्स के अंदर कौन कौन सी आ गई हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स, और दोनों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, लेकिन क्या है इन दोनों के मोड ऑफ एक्शंस चेंज हैं। सो दीज आर 2 क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल सेम क्लास की ड्रग्स हैं, सेम मोड ऑफ एक्शन है, लेकिन 2 डिफरेंट ड्रग्स हैं। और थेरापेटिक क्लासिफिकेशन क्लास भी अलग है, ड्रग्स भी अलग हैं और मोड ऑफ एक्शंस भी अलग हैं। अब आ जाता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जो फार्माकोग्नोसी लिखने का, उसका बताने का उस क्लास का मतलब था कि ओरिजिन्स, हम कहाँ से ड्रग्स लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। देयर इज़ अ वास्ट स्टडी जो मतलब जिसके अंदर हम देख सकते हैं कौन से प्लांट से कौन कौन सी जड़ी बूटियों से हम लोग लेते हैं, और उसके बाद एनिमल से कौन कौन सी ड्रग्स ली जाती हैं। फिर आ जाता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। क्लास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल सबसे ज़्यादा यही चल रहा है कि कौन से क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि जैसा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में कहा गया, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में कहा गया जी, ये ड्रग कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए कहते हैं जी बहुत फ़ायदेमंद है।
वो कहते हैं फायदेमंद तो ऐसा नहीं अभी तक दिखी, क्योंकि इसका हार्ट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन एक रिसर्च हुई, मतलब एक आर्टिकल लिखा गया, उसके ऊपर रिसर्च हुई, उन्होंने कहा जी जो कोरोना वायरस है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है लंग्स के अंदर जब इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। और ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन यूज होती है रेमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, तो ये स्वेलिंग के लिए मेनली यूज होती है। तो वो कहते हैं जी को ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन जो बहुत ज़्यादा रिस्क जो जिनका हो सकता है कि पेशेंट डेथ की तरफ जा रहा है, जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं जिनके लंग्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेंड हो चुके हैं, उनको ये ड्रग्स दी जा सकती हैं कि वो उन लंग्स को की जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो स्वेलिंग हुई है, उसको कम कर सके। लेकिन अब भी इनके ऊपर ऐसा ये क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए जो एफडीए मॉनिटर करती है, जो एफडीए पे करती है। लेकिन आजकल जो आपने सुना होगा एक और ड्रग है या अविमिट्रासिन, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी इनके ऊपर कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स के ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बच्चों, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? पहली तो बात कि हमने देखा कि ओरिजिन्स कौन कौन से थे, कहाँ से ली गई ड्रग्स, मतलब ड्रग्स ली गई प्लांट्स और एनिमल से। और उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा हम लोगों ने हमें कोई एक नई ड्रग मिल गई है, तो सबसे पहले क्या होते हैं, एफडीए उसको अप्रूव करेगी, और उसके बाद सबसे पहले हम एनिमल्स के ऊपर ट्रायल्स करेंगे। जो हम लोग अपनी लैब में मतलब एनिमल्स यूज़ करते थे वो थे रोडेंट्स, माइस, रैट्स, उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग अक्सर कैट्स भी यूज़ कर लेते थे। और उसके बाद जो ये वो एनिमल्स हैं जिनके ऊपर एनिमल ट्रायल्स किए जाते हैं ड्रग्स के ऊपर, उनकी टॉक्सिसिटी, उनके बेनिफिशियल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ जाए और एफडीए इसको प्रूव कर दे कि हाँ इसको ह्यूमन ट्रायल्स पे लेके जाया जा सकता है, तो फिर हम लोग इनके क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज होता है फर्स्ट हेल्थी क्लाइंट्स। हेल्थी क्लाइंट्स के ऊपर हेल्थी क्लाइंट्स को वो ड्रग दे के देखा जाता है कि उसके क्या इफेक्ट्स हैं, कौन से बेनिफिशियल हैं और कौन से टॉक्सिक हैं। फिर नेक्स्ट स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट विद डिजीज, उस ड्रग को जो दिया जाता है उस डिजीज के अकॉर्डिंगली, तो पहले थोड़े से लोग लिए जाते हैं, 30 से 50 या 30 से 100, ताकि उनके ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। और उसके बाद अगर ये ट्रायल्स अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर 1000 से 3000 क्लाइंट्स लिए जाते हैं, फिर नेक्स्ट लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स विद डिजीज, फिर उनके ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। और यहाँ पे अगर उनको मतलब ड्रग का असर रसूल लग जाता है कि हाँ इसके टॉक्सिक इफेक्ट कम है एज कम्पेयर्ड इसके बेनिफिशियल इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो फिर ये एफडीए अप्रूव करती है और वो ड्रग मार्केट में आती है। और फिर लास्ट फेज उसका जो पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस आ जाता है कि ऑन गोइंग रिपोर्टिंग ऑफ साइड इफेक्ट, कि मार्केट में ड्रग चली गई है, अप्रूव हो चुकी है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बाद जो अगर उसके साइड इफेक्ट उसकी बेनिफिशियल इफेक्ट से ज़्यादा तो नहीं है, तो ये वो कंपनियां जो कंपनियां ये ड्रग्स बनाती हैं, वो ये पोस्ट मार्केटिंग के अंदर ये जाके चेक करती रहती हैं कि अच्छा जी इस ड्रग के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो हमें उस वक्त नहीं पता चले थे। और अब वो डॉक्टर से ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इनकी टीम्स होती हैं जो डॉक्टर्स और फार्मेसी से ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इस ड्रग के कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं। सो दिस इज़ द क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर आ जाता है कंट्रोल ड्रग रेगुलेशंस, उसके अंदर डबल लॉक कंटेनर आ जाता है। आप लोग देखते हैं कि आपकी मतलब की शिफ्टों के अंदर जो भी कंट्रोल ड्रग्स हैं वो एक ट्रॉली के अंदर लॉक कंटेनर के अंदर भी, लॉक ट्रॉली भी के अंदर भी रखी जाती हैं। और फिर हर 8 या 6 घंटे की शिफ्ट के बाद जब आपने ओवर देना होता है तो आप उसको साइन करके जाते हो, आप बता के जाते हो ये चीज़ डिस्कार्ड कर दी गई है, ये इतनी लगाई गई थी, ये इतनी बच गई और इसको यहाँ पे रखा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल ड्रग रेगुलेशंस के अंदर, क्योंकि जब आप अगर इसको मेंटेन नहीं करते तो ऑब्वियसली जब हमारी चेकिंग होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मतलब इश्यूज भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है लास्ट बेसिक डेफिनेशंस हैं, बायो अवेलेबिलिटी है। वो कहता है जी एब्जॉर्ब एंड बिकम्स अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। जितनी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ही ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा होगा। वो कहता है जी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है और बिकम्स अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहाँ पे उसने अपना एक्शन शो करना है वहां पे अगर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाता है जी पोटेंसी, कितनी पोटेंसी चाहिए होती है टू प्रोड्यूस अ गिवन इंटेंसिटी या गिवन इफेक्ट। मतलब अगर किसी का गला खराब है तो कोई
मतलब क्या क्या कहते हैं अडल्ट है, तो उसको ऑब्वियसली हम लोग 250 तो नहीं देंगे, हम लोग कम से कम भी 500 से स्टार्ट करेंगे, इतनी पोटेंसी लेंगे ताकि उसको उसका इफेक्ट ज़रूर आए। उसके बाद आ जाता है जी एफिकेसी। ऑब्वियसली हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोड्यूस एन इफेक्ट और इंटेंडेड रिजल्ट, और इसके अंदर पोटेंशियल मैक्सिमम थेरेपेटिक रिस्पॉन्स दैट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, इसको बोलते हैं एफिकेसी। उसकी एफिकेसी कितनी है। देन आ जाता है थेरेपेटिक इफेक्ट, ऑब्वियसली डिजायरेबल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट, और उसके बाद एडवर्स इफेक्ट जिसको हम हार्मफुल और अनडिजायर्ड इफेक्ट कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन है जी डोज रिस्पॉन्स। वो कहता है जी डोज रिस्पॉन्स क्या होती है, हम जितनी इंक्रीज करेंगे डोज उतना ही इंक्रीज इफेक्ट आएगा। 250 से 500 पे चले जाएंगे और 500 से 1 ग्राम पे चले जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा 250 के बाद 500 और 500 से आगे 1 ग्राम का इफेक्ट कितना है। इसको मैं क्लास में काफ़ी थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर एलैबोरेट भी कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है प्रो ड्रग और MEC। प्रो ड्रग्स वो होती हैं जो बॉडी मतलब एक्टिव नहीं होती और बॉडी के अंदर जाके एक्टिव होती हैं, और जहाँ पे उन्होंने एक्शन शो करना होता है ज़्यादातर वहाँ पे जाके एक्टिव होती हैं। प्रो ड्रग बनाने का क्या मकसद था, ये क्यों क्यों बनाई जा रही हैं और क्यों बनाई जाएंगी, इसके ऊपर एक काफ़ी रिसर्च है, ये भी मैं इंशाल्लाह आपसे क्लास में डिस्कस करूंगा। और फिर आ जाता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन MEC। MEC का मतलब यह है कि वो रिस्पॉन्स ड्रग का, वो छोटी सी पोटेंसी है, वो छोटा सा रिस्पॉन्स जो ड्रग का किल कर सके उस बैक्टीरिया को, उसको क्या बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के। मतलब अगर मैंने 1 ग्राम लिया और मेरी बॉडी के अंदर उस 1 ग्राम में से 100 mg ने भी उस बैक्टीरिया को किल कर दिया है, तो इसका मतलब है वो 100 mg क्या होगी, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ दिस ड्रग। ओके बच्चों, थैंक यू। आपको होप सो आपको समझ आई हो। बाकी इंशाल्लाह जब आप मतलब ये लोग सारा लेक्चर सुन लें तो कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।